आज राम सिंह जी के घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थीं। और आए भी क्यों ना, उनकी बेटी रचना की शादी जो थी, दूल्हा रोहित स्टेज पर आ चुका था। कुछ देर बाद रचना भी वरमाला के लिए स्टेज पर आई तो रोहित ने धीरे से उसके कान में कहा, देखो रचना, अपने पापा से कहो कि वरमाला की रस्म तभी होगी जब मुझे एक चमचमाती स्कॉर्पियो मिलेगी, वरना भूल जाओ इस शादी को। आखिरी वक्त पर रोहित ने अपनी शर्तें रचना के सामने रख दी। ये सुनकर रचना को एक धक्का सा लगा और वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही मेरे पापा बहुत कर्जा कर चुके हैं और फिर बाइक भी तो दे रहे हैं ना। अरे बाइक तो आजकल भिखारी भी अपनी बेटी को दे देते हैं। तुम लोगों को कम से कम मेरी नौकरी का तो ख्याल करना चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ मुझे बाइक गिफ्ट करते हुए शर्म नहीं आती? तो मैं रोहित ने रचना की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो रचना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ओहो, तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो फिर क्यों नहीं खरीद लेते गाड़ी? यूँ भिखारी क्यों बने हो? इतना सुनते ही रोहित ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? एक तो पहले भी एक बार तुम्हारी सगाई टूट चुकी है। ये जानते हुए भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों पर। यह सुनकर रचना एकदम से टूट गई। उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ी जो कि भाग भाग कर काम कर रहे थे। सोच क्या रही हो रचना? जल्दी अपने पापा को कहो, वरना अभी मैं इस शादी को तोड़ता हूँ। ये सुन रचना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक बार पहले जो हुआ वो आज भी फिर से होने जा रहा था, ये सोचकर ही रचना घबरा गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में पापा से कह दूंगी। ये सुनते ही रोहित ने गुस्से में अपना सेहरा उतार कर फेंकते हुए कहा, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने बोला ना स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी तो ये शादी होगी। शोर सुनकर सभी लोग उधर देखने लगे। रचना के घर वाले भी जल्दी से स्टेज पर आए। राम सिंह जी ने कहा, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? तो रोहित ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त एक न्यू स्कॉर्पियो चाहिए, तभी शादी होगी, वरना नहीं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राम सिंह जी तो बहुत परेशान हो गए, बाकी सब भी शौक में थे। खासकर जो बाराती आए थे वो आपस में बतियाने लगे, ये रोहित पागल हो गया है, क्या ऐसी बात थी तो पहले बताता। अब अंतिम समय पर खुद ही मार खाएगा और हमें भी खिलाएगा। सब लोग रोहित को समझाने की कोशिश करने लगे पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोहित तो अपनी बात पर अड़ा रहा और साथ ही साथ रचना को भला बुरा सुनाने लगा कि एक तो पहले भी इस लड़की की सगाई किसी और से हुई थी, फिर भी चलो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं किसी का झूठा खाने का। इतना सुनते ही रचना के भाई ने एक ज़ोरदार तमाचा रोहित के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत बोलने की? मौका देखकर कुछ बाराती तो खिसक गए और जो बच्चे थे उन सबको भी बंद कर लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही रोहित को पकड़ लिया। क्यों रे, दहेज की मांग करता है, वो भी सरेआम? तो रोहित ने कहा, ये तो मेरा हक है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? इतना सुनते ही पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारा हक तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा, यहाँ नहीं। कहते हुए रोहित को और उसके घर वालों को पकड़ कर ले गए। इधर रचना ज़मीन पर बैठी एकटक मंडप को देख रही थी। कितना सुंदर लग रहा था कुछ देर पहले, पर एकदम से ऐसी आंधी आई जो रचना का सब कुछ तबाह कर गई। उसकी हालत देखकर उसकी माँ सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पास आकर बेटी को अपने सीने से लगा लिया। रचना भी किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बस बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। तू क्यों रो रही है? वो तेरे लायक था ही नहीं। उसके आंसू साफ करते हुए सावित्री जी ने अपनी बहू से कहा, पूनम बहू, रचना को घर लेकर चलो। कुछ ही देर में वो रचना को घर ले आए।
घर पहुंचते ही रचना सीधी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने गई। तुम्हारी सगाई टूट गई थी, फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज करके तुमसे शादी करना हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी की झूठन खाने का। रचना दोनों हाथ कान पर रखकर वहीं जमीन पर बैठी। उसे याद आने लगा कि पहले उसकी सगाई नवीन के साथ हुई थी। वो भी तो दहेज का लालची था, लेकिन उसने शादी से पहले ही दहेज की मांग की, तो शादी तक बात पहुंची ही नहीं थी और पहले ही रिश्ता टूट गया। अब उसमें उसकी क्या गलती थी? लेकिन फिर भी आज बिना गलती की सजा रचना को इस तरह मिलेगी, ये उसने नहीं सोचा था। उसने एकदम से अपने सारे गहने निकाल कर एक तरफ फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। रचना की आवाज़ सुनकर उसके पापा पूरी तरह से टूट गए। बेटी की शादी टूटने का सदमा तो उन्हें पहले ही लग गया था, बाकी रही सही कसर रचना की हालत ने पूरी कर दी। बस एक प्राण नहीं निकले उसके, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो भागकर रचना के कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए बोले, मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुनो, अपने पापा की बात नहीं सुनोगी क्या? पर रचना लगातार रोए जा रही थी। रचना अपने पापा की बात सुनो बेटा कहते हुए वो भी रोने लगे। अपने पापा का रोना सुनकर एक पल के लिए रचना सहम गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पापा का रोना नहीं। अगले पल वो बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ पापा। वो बस इतना ही बोल पाई और फिर से उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पास रखा दुपट्टा अपने मुंह में दबा लिया ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न निकले। वहीं बाहर एक तरफ खड़ी रचना की भाभी पूनम मनी मन बड़बड़ाने लगी कि क्या मुसीबत है, अच्छी खासी आज इसकी शादी हो रही थी, पर अब फिर से ये घर बैठ गई। पता नहीं मेरी आज़ादी के दिन कब आएंगे। और एक ये मेरा पति, इसे तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। मैं तो अब ये नौटंकी ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती। पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई तो सावित्री जी की भी राम सिंह जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। राम सिंह जी भी थक गए। थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वो घर अब मातम में बदल गया था। उधर पुलिस भी रोहित की खूब खातिरदारी कर रही थी। उसके घर वाले मारे फिर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, दहेज का केस है। मैडम, ये तो जेल से बाहर न निकलने वाला, पुलिस वाले ने कहा। तो अब रोहित के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा था। अगले दिन रचना के माँ पापा और उसके भाई ने उसे समझाते हुए कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ बेटा। दिखावे के लिए रचना की भाभी पूनम भी उसके पास आकर उसको दिलासा देने लगी कि भूल जाओ सब कुछ और वापस अपनी नौकरी पर चले जाओ, क्योंकि उसे तो बस रचना के पैसों से मतलब था। धीरे धीरे एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। रचना की भाभी रसोई घर में नाश्ता बनाते हुए मनी मन बड़बड़ा रही थी कि ये इस रचना का बढ़िया नाटक है। महारानी की तरह अपने कमरे में आराम कर रही है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, करके मरी जा रही हूँ। तभी सावित्री रसोई में आते हुए बोली, पूनम बेटा, बन गया नाश्ता, लाओ मैं रचना को खिलाती हूँ। कहते हुए सावित्री जी ने नाश्ते की प्लेट उठा ली तो पूनम झट से उनके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, लाइए। मम्मी जी, रचना को नाश्ता मैं दे आती हूँ, शायद हम मुझसे कुछ बात करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा, सावित्री जी ने कहा। तो पूनम नाश्ते की प्लेट लेकर रचना के पास जाते हुए सोचने लगी कि तुझे तो मैं आराम करवाती हूँ, बड़ी महारानी बनी फिरती है। कमरे में जाते ही उसने झूठे प्यार का दिखावा करते हुए कहा कि ये लो रचना, तुम्हारा नाश्ता, कितनी कमज़ोर लग रही हो। अब जो हो गया, कब तक उसे पकड़ कर बैठी रहोगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब ये लो नाश्ता कर लो। कहते हुए पूनम ने नाश्ते की प्लेट रचना के सामने खिसका दी।
तो रचना एक निवाला तोड़कर जैसे ही खाने लगी तभी पूनम ने फिर से तंज कसते हुए कहा कि कब तक ऐसे ही घर में बैठी रहोगी रचना? अब देखो ना कितना खर्च हो गया है तुम्हारी शादी में। अब शादी नहीं हुई पर खर्चा तो हुआ है। पापा की पेंशन आती है, उससे तो घर खर्चा चल जाए वही बहुत है। अब तुम्हारे भाई क्या क्या करेंगे? बेचारे कितना कर्जा ले लिया उन्होंने, और जो तुम हो कि नौकरी पर जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। भाभी के कहे शब्द रचना के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने कहा बस भाभी मैं अभी निकल रही हूँ। कहते हुए रचना ने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला भी वापस रख दिया। तभी पूनम जबरदस्ती उसे एक टुकड़ा खिलाते हुए बोली, ओहो अब नाश्ता तो कर लो वरना कहोगे कि भाभी ने खाने नहीं दिया। कहते हुए वो टेढ़ा मुंह करके मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद रचना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपना पर्स उठाते हुए घर से बाहर निकल गई। तभी पीछे से सावित्री जी ने कहा, रचना बेटा। वो इतना ही बोल पाई कि पूनम बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी रचना बैंक जा रही है। कह रही थी घर बैठी रहूंगी तो वही सब बातें दिमाग में आती रहेंगी। रचना का इस तरह जाना सावित्री जी को अजीब तो बहुत लगा पर वो कुछ नहीं बोली। इधर रचना अभी कुछ दूरी पर ही चली होगी कि तभी कुछ लोगों की आवाज़ें उनके कानों में पड़ने लगीं। अरे ये तो रचना है, इसकी तो शादी हो गई ना, एक औरत ने कहा। तो दूसरी औरत बोली, अरे कहाँ हुई इसकी शादी? तुम अपने मायके गई थी ना, इसलिए तुझे नहीं पता, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। ये कहते हुए वो उसे सारी बातें बताने लगी। एक बार पहले भी इसकी सगाई टूटी थी ना, जरूर कुछ बात हुई होगी और इन लोगों ने नाम डाल दिया लड़के वालों पर। इसकी तो किस्मत ही खराब है, कम से कम मेहंदी तो उतरने देती बाहर निकलने की, इतनी क्या जल्दी थी? वो ताना मारते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर अब रचना को एक कदम चलना भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ एक हफ्ता हो गया था। रोहित अभी भी जेल में ही था। उसके माँ बाप हर कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, पर सब बेकार गया। एक हफ्ते से रोहित के माँ बाप ने उसे देखा भी नहीं था। पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया था उनको। बड़ी मुश्किल से रोहित की माँ ने हाथ पैर जोड़कर पुलिस वालों से मिन्नतें की, तब जाकर आज वो रोहित से मिल पा रही थी। कुछ ही देर में धीरे धीरे चलता हुआ रोहित अपनी माँ के पास आया तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ बिमला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, ये क्या किया बेटा तूने? अपनी एक गलती की वजह से तूने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। आखिर तुझे किस चीज़ की कमी थी? गाड़ी तो तू खुद भी खरीद सकता था, फिर क्या ज़रूरत थी यूं सबके सामने भिखारी बनने की? सब कितना अच्छा चल रहा था। रचना जैसी सुंदर और समझदार लड़की तेरी जीवन साथी बनने वाली थी और तूने सब गंवा दिया। अपनी जिंदगी के साथ साथ उस लड़की की भी जिंदगी तबाह कर दी तूने। ये सुनते ही रोहित अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, मैं पापा की बातों में आ गया था माँ। पापा ने मुझसे ये सब करने को कहा था। पापा ने ही कहा कि लड़की वालों की मजबूरी है, अंतिम समय पर जो मांगो उन्हें देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही बिमला जी अपने पत्नी की तरफ देखने लगी जो कि अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। वो बोले, आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ आप समझी मैं आपकी बात पर। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, मेरी है, मेरे घर वालों की है। सालों पहले जब आपने भी इसी तरह मुझसे शादी करते वक्त आधे फेरे रोक कर दहेज मांगा था, अगर उस वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको लगा कि जो सालों पहले हो चुका है वो अभी आराम से हो जाएगा, इसलिए आपने बेटे की ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़राब कर दी। ये कहकर रोते हुए बिमला जी वहाँ से चली गई। अब तो रोहित को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो अपने पिता महेश जी की तरफ देखने लगा जैसे शिकायत कर रहा हो। तभी उसके पिता बिना उससे नज़रें मिलाए बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्द बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से चले गए। इधर रचना भी अब बैंक पहुँच गई थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में।
उन औरतों की बातें अभी तक उसके कान में गूंज रही थीं। उसका दिल तो किया कि वो अभी वापस घर चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी भाभी के शब्द याद आने लगे। किसी तरह हिम्मत बटोर कर वो अंदर चली गई और वही हुआ जो उसने सोचा था। पूरे स्टाफ की नज़रें रचना पर थी और साथ ही सबकी खुसर पुसर, अरे ये रचना इतनी जल्दी आ गई, इसने तो 1 महीने के लिए छुट्टी ली थी ना, अब शादी भी ही नहीं हुई तो किस बात की छुट्टी, उसकी एक सहेली ने कहा। पर रचना सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी और अपने जगह पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पहले से बैठे एक लड़के ने कहा, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी के बाद घूमने नहीं गई क्या? अब उस बेचारे को क्या पता, तो उसने सीधे सीधे पूछ ही लिया। ये सुनकर वहाँ खड़े 2 लड़के हंसते हुए बोले, अब शादी हुई होती तो घूमने जाती ना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब जो भी हुआ उसमें रचना की क्या गलती है? रचना की एक सहेली उन लड़कों को टोकते हुए बोली, अरे तो हम पर क्यों भड़क रही है? अब हमें क्या पता किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सुना। अच्छा तो क्या सुना तुमने, जरा मैं भी तो सुनूं। रचना की सहेली दोनों लड़कों को लताड़ते हुए बोली। तो उन्होंने कहा यही कि रचना की पहले सगाई हुई थी और ये बात लड़के को पता लग गई, इसलिए उसने शादी करने से मना कर दिया और बदनामी के डर से उन लोगों ने दहेज का झूठा आरोप उस पर लगा दिया। ये सुनकर तो रचना शौक में रह गई। उसको लगा जैसे सब उस पर हंस रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तेजी से अपना पर्स उठाया और वहाँ से बाहर निकल गई। उसकी सहेली उसे आवाज़ लगाती रहेगी पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुँचते ही रचना सीधी अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह अचानक देखकर सब हैरान रह गए, खासकर उसकी भाभी पूनम। सोचने लगी, अरे अभी तो ये गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई, इस लड़की को सेवा करवाने की आदत पड़ गई है। तभी रचना के माता पिता उसके पीछे पीछे कमरे में चले गए तो रचना अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर बाहर खड़ी उसकी भाभी पूनम सोचने लगी, सब बहाने हैं इसके, काम न करना पड़े इसलिए ड्रामा कर रही है। कहते ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी है। सावित्री जी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। जब राम सिंह जी ने अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए थके कदमों से बाहर बैठक की तरफ चले गए तो उनके पीछे पीछे पूनम भी वहाँ आ गई और तंज कसते हुए बोली, देख लिया ना पिताजी, आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कितना कहा था कि रचना की शादी मेरे ममेरे भाई से कर दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। वो पढ़ा लिखा भी कम है, ऊपर से शराब पीता है, उससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी घर बिठा कर रख लूँगा, पर उससे शादी नहीं करूँगा। यही कहा था ना आपने, तो अब कौन सा आपने रचना के लिए राजकुमार ढूंढ लिया? अब बैठ गई ना वो घर में हमेशा के लिए। मुझे तो डर है कहीं पागल ना हो जाए, और इन सब के जिम्मेदार केवल आप हो पिताजी, केवल आप। सब के सब बैठ गए हैं मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। बड़बड़ाते हुए वो बाहर चली गई। उसकी बातें सीधा राम सिंह जी के दिल पर असर कर गई। वो ये सब सहन नहीं कर पाए। हार्ट पेशेंट तो पहले से ही थे। अगले ही पल तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। धड़ाम करके एक आवाज़ बाहर तक आई, जैसे सब चौंक गए और जल्दी से बैठक की तरफ दौड़े, पर जब तक वो अंदर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम सिंह जी बेजान से ज़मीन पर पड़े थे। पापा रचना चिल्ला पड़ी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले गए। इधर पूनम को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी कई कड़वी बातों की वजह से ये सब हुआ है तो उसे कोई छोड़ेगा नहीं, खासकर उसका पति। इसलिए वो भी एक कोने में खड़ी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, सॉरी, हॉस्पिटल आने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही जैसे सबके ऊपर बिजली गिर गई हो, खासकर रचना के ऊपर। एक पापा ही तो थे
पूरे घर में जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब थी, जिसे अपनी हर परेशानी को खुलकर कह देती थी, और आज भगवान ने उन्हें ही छीन लिया। एक बार फिर सारे रिश्तेदारी इकट्ठे हो गए। लोगों की दबी दबी आवाज़ रचना के कानों तक पहुंच रही थी कि हे भगवान, कैसी मुसीबत आ गई इनके परिवार पर। पहले रचना की शादी टूट गई और अब उसके पापा की मौत। बेचारी रचना, एक औरत ने कहा। तो दूसरी बोली, अरे बेचारी रचना, कोई नहीं है, वो एक नंबर की मनहूस है, इसी की वजह से तो ये सब हुआ है। अपनी शादी तो हो नहीं पाई और अपनी माँ का सुहाग और खा गई। जितने लोग उतनी बातें, न किसी को कुछ कह सकते थे, क्योंकि वक्त ही ऐसा था। समय बीता तो सभी रिश्तेदार चले गए, पर जाते जाते रचना के दिल में ये बात जरूर छोड़ गए कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। रचना तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उसके पापा की मौत का इल्जाम भी उस पर ही डाल दिया गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। सावित्री जी ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी। कुछ ऐसा ही था, अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी उसने, और इसी मौके पर फायदा उठाकर पूनम ने अपने पति नवीन के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, देखो नवीन, रचना है ही ऐसी, नौकरी भी छोड़नी उसने, और इसी की वजह से पापा की जान गई। अगर ये पहले अपनी सगाई नहीं तोड़ती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तुम क्या कह रही हो पूनम? वो लड़का ही गलत था, उन्हें भी दहेज चाहिए था, इसमें रचना की कोई गलती नहीं है। नवीन ने जोर से कहा तो पूनम बोली, चलो मान भी लिया कि उन्हें भी दहेज चाहिए था, लेकिन मेरा भाई भी क्या गलत था? अरे थोड़ी बहुत शराब ही तो पीता है, और वो तो कभी कभी तुम भी पी लेते हो, पर मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बहन के तो नखरे हो रहे हैं, इसे तो आदत है हर लड़के में कमी निकालने की, और देखो इसकी इस आदत की वजह से आज पापा जी हमारे बीच में नहीं रहे। पूनम पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे अपनी तरफ करने की, और उसकी बातों का असर नवीन पर होने भी लगा था। उधर रोहित के पापा पूरी कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, लेकिन उसके वकील ने उसे सलाह दी थी कि जब तक लड़की वाले केस वापस नहीं लेंगे तब तक रोहित जेल से बाहर नहीं आएगा। अब तो पैसे देकर आपको ये केस खारिज करवाना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाने की खातिर वो रचना के घर की ओर निकल पड़े, पर पूनम उन्हें घर के बाहर ही मिल गई। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो और ये केस वापस ले लो। उसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। 10 लाख का नाम सुनते ही पूनम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं रचना को समझा दूंगी, आज रात को पैसे लेकर आप घर पर आ जाइए। कहकर वो खुशी खुशी घर आ गई, और आते ही उसने अपने पति नवीन को अपने साथ शामिल किया। फ्री का पैसा किसे बुरा लगता है? उसे भी पूनम की बात सही लगी। चलो, नवीन तो मान गया, अब बस रचना को राजी करना है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसके पास गई और बोली, रचना, रोहित के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे तुम वापस ले लो। ये सुनकर रचना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे मत देखो, मुझे इसके बदले में वो 10 लाख रुपए देने हैं। देखे हैं कभी तुमने 10 लाख रुपए? वैसे भी काम धाम छोड़कर तुम तो घर बैठ गई हो। अब नवीन घर का खर्चा चलाए या तुम्हारी ना हुई शादी का कर्ज उतारे, इसलिए जो कह रही हूँ उसे चुपचाप मान लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। देर रात को रोहित के पिताजी पैसे लेकर उनके घर आए तो पूनम तो खुशी से चहक उठी थी। पैसों का बैग खोलकर उसने पूनम के सामने रखते हुए कहा कि रचना, ये केस वापस लेने के लिए राजी तो हो गई ना? तो पूनम ललचाई नज़रों से पैसों को देखते हुए बोली, जी बस अब मानो रोहित जेल से बाहर होगा। तभी रचना भी वहाँ आ गई और वो पैसों का बैग उठाकर बाहर फेंकते हुए बोली, अपने पैसे उठाइए, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। जिस आदमी की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया, जिस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर आने दूं? बिल्कुल नहीं, चले जाइए यहाँ से। रचना का गुस्सा देखकर रोहित के पिता ने कहा, रचना बेटा,
मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर तुम चाहो तो भले ही और पैसे ले लो, पर मेरे बेटे को आपके इन पैसों से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? नहीं ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दूं, आप बस यहाँ से चले जाइए। रचना ने अपनी बात बीच में ही काटते हुए कहा तो उसका गुस्सा देखकर रोहित के पिता निराश होकर वापस लौट गए। उनके जाते ही पूनम रचना पर बरस पड़ी। मनहूस कहीं कि ये क्या किया तूने? घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ रचना के गाल पर जड़ दिया। पूनम नवीन एकदम से चिल्लाया तो पूनम उसी पर बरस पड़ी। मुझ पर मत चिल्लाओ, ये देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया। 10 लाख रुपए थे, देखे हैं कभी इतने रुपए? सारी जिंदगी कमाओगे तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। पूनम की बातों का असर अब नवीन पर भी होने लगा। 10 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया। अब उसे पूनम सही और रचना गलत लग रही थी। ये क्या किया तूने रचना? अच्छी खासी रकम आ रही थी और तूने सब पर पानी फेर दिया। अपने भाई की बात सुनकर रचना हैरान रह गई। वो भाई जो कभी उस पर जान लुटाता था, आज वही भाई उसके खिलाफ हो गया था। भाई आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उन पैसों से हमारे पापा का कातिल भी जेल से बाहर आ जाएगा। वो जनरल रोज नजर नहीं आता। आपको तो क्या रोहित के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे? पूनम ने जहर उगलते हुए कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तो नवीन भी उसके पीछे पीछे चला गया। रचना बुरी तरह टूट गई थी। उसे नफरत सी हो गई थी अपने भाई भाभी से। कैसे लोग हैं ये, इतने गिरे हुए, इतने लालची। काश पापा मेरे साथ होते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? वो सामने दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए बोली और फिर अपनी माँ सावित्री जी के पास चली गई, जो कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। रचना उनके पास जाते ही उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। उधर गुस्से से भरी हुई पूनम नवीन से बोली, या तो अपनी बहन को समझाओ या फिर मुझे 10 लाख रुपए ला कर दो। तो नवीन ने कहा कि तुम भी हद करती हो पूनम, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो पूनम तेवर दिखाते हुए बोली, अच्छा तो फिर तुम मेरे और रचना के बीच में भी मत आना। केस वापस लेने के लिए उसे कैसे राजी करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सुनते ही पूनम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान से आ गई और वो जल्दी से रोहित के पिता के पास फ़ोन करके बोली, अंकल जी आज जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, रचना को मैं खुद राजी कर लूँगी। रोहित के पापा ने कहा ठीक है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो पूनम मन ही मन सोचने लगी कि अब देख रचना, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अब तो खुद को केस वापस लेगी। 10 लाख तो मुझे हर हाल में चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बड़बड़ाते हुए वो लेट गई। उधर सावित्री जी रचना के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसी तो नहीं थी मेरी बेटी। डरना और हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो गई? तेरे पापा तुझे ऐसे देख कर क्या खुश होंगे? नहीं बेटा, वो बहुत दुखी होंगे। माँ की बात सुनकर रचना कुछ नहीं बोली, बस उनकी गोद में सर रखकर सबक जा रही थी। तभी सावित्री जी ने कहा, अच्छा एक बात बता बेटी, रोहित को तो तूने सजा दिलवा दी, पर जो बिना गलती के तू सजा भुगत रही है उसका क्या? ये सुनते ही रचना नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। तो सावित्री जी अपने आप हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, ये सजा ही तो है बेटी, जो तूने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी छोड़ दी। लोगों की बातें तूने खुद पर हावी कर ली और अपने पापा की दी हुई सीख को भूल गई। तभी रचना ने कहा, मैं बिखर गई थी, माँ को समझ नहीं आ रहा था मुझे। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब लोग वापस वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। लोगों के ताने अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने जैसे सब मेरी ही गलती है, जैसे लड़की होना ही गलत है।
ये कहकर रचना फिर से रो पड़ी। तो सावित्री जी ने कहा, बस बेटा, बहुत रो चुकी है, तो अब तुझे सबका सामना करना होगा। हाँ माँ, सही कहा आपने, कहते हुए रचना ने अपने आंसू पहुंचे और किचन में जाकर दूध गर्म करने लगी। उधर पूनम तो उधेड़बुन में लगी हुई थी, उसे नींद कहाँ आने वाली थी। रसोई में खटपट की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। किचन में जाकर देखा तो रचना दूध का गिलास लिए खड़ी थी। ये देख पूनम मुंह बनाते हुए बोली, ये दूध, ये सब खाने पीने का सामान पैसों से आता है जिसे तुम आराम से मुफ्त में उड़ा रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रचना दूध लेकर कमरे में आए और अपनी माँ सावित्री जी को दूध पिलाकर सुला दिया और खुद अपना लैपटॉप खोलकर देर रात तक उसमें जॉब सर्च करने लगी। अगले दिन सुबह रचना एक नई उमंग और जोश के साथ उठी। अब उसने सोच लिया था कि जो गलतियां उसने की हैं उसे अब वो सुधारेगी, और इसलिए वो आज इंटरव्यू देने जा रही थी। कुछ देर बाद रचना अपना पर्स उठाकर बाहर आई तो उसे इस तरह देखकर पूनम के होश उड़ गए। इसे देखो कितना सच संवर कर निकली है, वो मने मन बड़बड़ाने लगी। तभी उनकी काम वाली कांताबाई आ गई। उसे देखते ही पूनम ने कहा, अरे अरे वहीं रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है काम पर आने की। ये सुनते ही कांताबाई घबरा गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो पूनम रचना की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, बस तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि वो दो लोगों को मुफ्त में बिठाकर खाना भी खिलाए और फिर काम वाली का भी खर्चा उठाए। ना बाबा ना, तुम अपना कहीं और देख लो। रचना सब समझ रही थी कि पूनम क्या कहने की कोशिश कर रही है। पूनम मन ही मन खुश हो रही थी कि अब सारे घर का काम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा, तब पता चलेगा इन्हें। पर अगले ही पर रचना उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, आपके काम ना करने की वजह से आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर उसने काम वाली बाई की तरफ देखते हुए कहा, कांताबाई, आप माँ का और मेरा रूम साफ कर देना, बाकी भाभी अपने आप कर लेंगी और आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है? रचना इतना कहकर कांताबाई सावित्री जी के कमरे में चली गई और रचना अपना दुपट्टा सही करते हुए घर से बाहर निकल गई और पूनम बस उसे जाते हुए देखते रह गई। कुछ ही देर में रचना एक ऑफिस के सामने पहुंच गई। ऑटो वाले को पैसे देकर वो अंदर गई तो पता चला कि इंटरव्यू बस शुरू होने ही वाला है। वहाँ और भी सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। रचना भी एक तरफ जाकर वहीं बैठ गई। तभी एक लड़का बाहर आकर बोला, बस 20 मिनट में आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब तक आप काफ़ी पीजिएगा। इतना कहकर वो वापस अंदर चला गया। उसके जाते ही एक औरत सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो एक सीढ़ी नीचे उतरी कि धड़ाम से नीचे गिर गई। कॉफ़ी भी पूरी नीचे गिर गई। कुछ लोग दौड़कर उसके पास आए। रचना भी आ गई। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, रचना ने कहा। तभी अंदर से आवाज़ आई, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। फिर प्राची, अंदर आ जाइए। तो एक प्राची नाम की लड़की उठकर अंदर चली गई। अरे चलो चलो, हमारा भी नंबर आने वाला है, वहाँ खड़े लोगों ने कहा, और सब लोग ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो गए। तो रचना उन सबको हैरानी से देखने लगी कि इन सबको अपनी अपनी पड़ी है, इस बूढ़ी अम्मा को कोई देख ही नहीं रहा है। उसने वहाँ खड़े लोगों से कहा कि आप लोग एक बार इनका ध्यान रखना, मैं जल्दी से ऑटो लेकर आती हूँ और फिर उन्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। तभी वहाँ खड़े एक लड़के ने कहा, अरे मैडम, आपका इंटरव्यू के लिए नंबर आने वाला है और अगर आप चली गई तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, पहले अम्मा जी की जान जरूरी है। इतना कहकर वो ऑटो वाले को बुलाकर अम्मा जी को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गई। बाकी सब वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। रचना के वहाँ से जाते ही एक लड़का बाहर आकर बोला, चलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस मैडम को जॉब मिल गई है जो अभी यहाँ से अम्मा जी को लेकर गई थी। हमारे बॉस यही देखना चाहते थे कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं। तो बाहर सब लोग शोर मचाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और शोर सुनकर विकास बाहर आया और बोला,
तुम सबको दूसरे की जान से ज़्यादा अपनी नौकरी की पड़ी है, और जिन लोगों में इंसानियत नहीं उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। आप सब जा सकते हैं। अपनी दमदार आवाज़ में बोलकर विकास अपने केबिन में चला गया, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, विकास की माँ ही थी, और ये सब इंटरव्यू के लिए ही आए लोगों को पहचानने के लिए उनकी चालबाज थी। उधर रचना उस औरत को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। आप प्लीज़ जल्दी से आकर फार्म भर दीजिए, एक नर्स ने उनसे कहा, और अम्मा को लेकर अंदर चली गई। तो रचना अपनी फाइल वहीं छोड़कर जल्दी से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अम्मा जी ने झट से अपनी आंखें खोल ली। सॉरी बहन जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अम्मा जी ने उस नर्स से कहा। तो नर्स उन्हें हैरानी से देखने लगी। उधर बाहर रचना मन ही मन परेशान थी कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उसकी भाभी उसका जीना हराम कर देगी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, पर अपनी माँ की थी। यही सब सोचते हुए वो अंदर गई तो मनोरमा जी को होश में आया देखकर जल्दी से उनके पास गई और बोली, आप ठीक हैं? आपका घर कहाँ है? कौन है आपके घर में? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। एक ही साथ में रचना ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए तो मनोरमा जी भोला सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्या बताऊँ बेटा, एक बेटा है पर ज़रा देखभाल नहीं करता, इस उम्र में भी काम करवाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा तुम बस उसे फ़ोन करके यहाँ बुला दो। ये सुनकर रचना को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। एक मेरा भाई है, उसे भी माँ की कोई चिंता नहीं है, और एक ये नया आया आंटी। आप मुझे नंबर दो उसका, मैं फ़ोन करती हूँ। अगले पर रचना ने विकास के पास फ़ोन मिला दिया। उधर विकास बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, ये माँ अब तक आई क्यों नहीं। तभी उसका फ़ोन बज उठा। हेलो हेलो, के बच्चे शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाते हुए? बेशर्म कहीं के, जबकि तो वो बीमार है। कैसे बदतमीज बेटे हो तुम। रचना ने लगभग सबका गुस्सा विकास पर उतार दिया। इधर मनोरमा जी मुंह दबाकर हंस रही थी। एक्सक्यूज मी, उधर से विकास ने कहा तो रचना बोली, अब ये इंग्लिश झाड़ना बंद करो और जल्दी से सराफा हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारी वह वहीं पर है। इतना कहकर रचना ने फ़ोन कर दिया। तो विकास समझ गया कि ये सब उसकी माँ का किया धरा है। वो जल्दी से अस्पताल की ओर भागा। उधर मनोरमा जी ने रचना का मन टटोलते हुए कहा, बेटी मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। तो रचना ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, नौकरी आपकी जान से बेहतर नहीं। उसका जवाब सुनकर मनोरमा जी को सुकून मिला। तभी उनका बेटा विकास वहाँ आ गया। वो शिकायत भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। क्या माँ आप भी कुछ ही बोलती हो? कहते हुए वो टेबल पर रखी रचना की फाइल उठाकर देखने लगा। रचना भी उसकी तरफ मुड़कर देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विकास ने कहा, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस रचना, यू आर सिलेक्टेड। ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है जिसमें तुम पास हो गई हो, और मैं ही वही बॉस हूँ जिसे तुम मन ही मन कोस रही हो। और ये जो बेड पर बीमार बनकर लेटी हैं, ये मेरी माँ मनोरमा देवी हैं और ऑफिस की हेड हैं। ये सुनते ही रचना बहुत अजीब फील कर रही थी। वो मैं एक्चुअली रचना से कुछ बोलने नहीं बना। तो विकास ने कहा, रिलैक्स रचना, उस वक्त जो सही था तुमने वही किया। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो और कल 9 बजे आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। रचना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच सर, इतना बोलकर वो खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाते ही मनोरमा जी ने कहा, भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, सिंपल सादगी से भरी खूबसूरत दिल, जो मुझे चाहिए सब कुछ है। माँ मैं जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था, शादी के लिए नहीं। चलिए अब ऑफिस चलना है। उधर रचना खुशी खुशी घर जा रही थी, पर कहीं ना कहीं विकास उसके दिमाग में घूम रहा था। कितना बड़ा बिजनेसमैन और घमंड जरा भी नहीं। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले सावित्री जी को
ये खुशखबरी सुनाई जिसे सुनकर सावित्री जी तो बहुत खुश हुई, पर पूनम का मुंह बन गया। अब तो उसे 10 लाख अपने हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। अगले दिन रचना ऑफिस चली गई। अपना काम वो पूरी शिद्दत से कर रही थी। उसका काम देखकर विकास भी बहुत खुश था। मनोरमा जी तो पहले ही उसे पसंद करने लगी थी। समय बीता तो अब रचना भी पहले की तरह खुश रहने लगी। अगर कोई गलत बात बोलता तो तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दे देती। एक दिन शाम को ऑफिस में बहुत देर हो गई तो मनोरमा जी ने कहा, चलो बेटा हम आपको घर छोड़ देते हैं। रचना भी उनकी जिद के आगे मना नहीं कर सकी और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गई। रास्ते भर मनोरमा जी और रचना खूब बातें करती रही। कुछ देर बाद रचना ने कहा, बस सर यहीं रोक दीजिए, वो सामने ही मेरा घर है। तो विकास ने गाड़ी वहीं रोक दी और रचना गाड़ी से उतर कर बाहर आ गए। पर बातों ही बातों में वो अपना फ़ोन वहीं भूल गई। थैंक यू सर बोलकर वो अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। उसकी भाभी उसके कमरे का सारा सामान निकाल कर स्टोर रूम में रख रही थी। उसका भाई नवीन एक साइड में आराम से खड़ा था। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? रचना ने कहा तो पूनम बोली, तेरा सामान स्टोर रूम में रखा जा रहा है और आज से तुम माँ के कमरे में रहोगी। तेरा कमरा हमने किराए पर दे दिया है। पर क्यों? रचना चिल्ला पड़ी। ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, घर की हालत ठीक नहीं है और अभी तक तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा, नवीन ने कहा। तभी पूनम भी बोल पड़ी, हाँ वो शादी जो हुई थी नहीं पैसा बर्बाद हुआ, वो अलग। तो रचना ने कहा, पर ये मेरा कमरा है, आप ऊपर वाला कमरा दे दो। इतना सुनते ही नवीन उस पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या मेरा तेरा कमरा लगा रखा है? तूने लड़कियों के कौन से कमरे होते हैं? शादी के बाद अपने घर जाकर करना है तेरा मेरा, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। रचना की आंख में आंसू आ गया। तभी पूनम ने ताना मारते हुए कहा, वो भी अगर तेरी शादी होगी तो मुझे नहीं लगता कभी तेरी शादी होगी। जिसका 2 बार रिश्ता टूट गया हो उसे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। ये मनहूस तो पूरी जिंदगी हमारा खून पिएगी। पूनम के कड़वे बोल सुनकर रचना का दिल बुरी तरह से टूट गया। सावित्री जी उसे अपने कमरे में ले गई। घर के दरवाजे पर खड़े विकास और मनोरमा जी सब सुन चुके थे, जो कि उसका फ़ोन देने आए थे, पर वो वहीं से वापस चले गए। अगले दिन रचना बुझे दिल से ऑफिस गई तो विकास ने उसका फ़ोन उसके सामने रखते हुए कहा, ये कल तुम गाड़ी में भूल गई थी। तो रचना वो फ़ोन उठाते हुए थैंक यू सर इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। शाम हो गई पर आज विकास और मनोरमा जी ने एक बार भी रचना को हंसते हुए नहीं देखा था। खैर शाम हुई तो रचना अपने घर चली गई। घर पहुंचते हमेशा की तरह उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर गेट पर ताला लगा देखकर एकदम से वहीं ठिठक गई। तभी सावित्री जी उसके लिए चाय लेकर आंगन में आई तो रचना भी थके कदमों से वहीं बैठ गई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से किसी की आवाज़ आई तो रचना ने पीछे मुड़कर देखा। विकास और मनोरमा जी घर की चौखट पर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। आइए ना मैम, आइए ना सर, रचना खड़े होते हुए बोली। शोर सुनकर पूनम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप यहाँ? रचना हैरानी से बोली। माँ ये मेरे बॉस हैं और ये उनकी माँ। बहन जी हम आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज़ मांगने आए हैं। मनोरमा जी ने सावित्री जी के गले लगते हुए कहा। तो सावित्री सवालिया निगाहों से बोली, मैं समझी नहीं, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ? दे सकती हैं आप हमें अपनी बेटी दे दीजिए प्लीज़। अपने बेटे के लिए रचना को मांगने आई हूँ और मैं तो सगुन भी लेकर आई हूँ। ये सुनते ही पास में खड़ी पूनम का सर घूम गया। रचना हैरानी से ही विकास की तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ रचना, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जीवन साथी बनो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नहीं हो सकता। इतना कहकर ऊपर छत पर चली गई। विकास ने मनोरमा जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे रचना के पीछे जाने का इशारा किया। इधर पूनम मन ही मन सोच रही थी, इतने बड़े घर का रिश्ता रचना के लिए उसके तो भागी खुल गए। वो तो ऐश करने लगेगी जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब इन लोगों को बताती हूँ
कि इसकी सच्चाई। उधर विकास रचना के पीछे जाते हुए बोला, मेरी बात तो सुनो। रचना, नहीं सर, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है। तो विकास ने कहा, हो गई तसल्ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सावित्री जी वहाँ से उठते हुए कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। तभी मौका देखकर पूनम मनोरमा जी के पास बैठते हुए बोली, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी रचना के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, पर कुछ बातें हैं रचना के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। रचना के बारे में जितना जानना है हम जान चुके हैं। पीछे से आवाज़ आई तो पूनम ने पीछे मुड़कर देखा कि विकास रचना का हाथ थामे खड़ा था। ये देखकर वो पूनम जल भुनकर राख हो गई। तभी सावित्री जी रसोई से चाय लेकर आई तो आज कितनी खुश थी, उनका चेहरा बता रहा था। उनकी अपनी माँ को खुश देखकर रचना भी खुश हो गई और मन ही मन अपने पापा को याद करने लगी कि जैसा लड़का आप चाहते थे पापा, वो आज मुझे मिल गया है, पर आप मेरे साथ नहीं है। काश आज आप भी होते तो कितना अच्छा लगता। चलिए बहन जी चलते हैं, शादी की तैयारी भी करनी है, हाथ जोड़ते हुए मनोरमा जी ने कहा। और दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल गए। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ने लगा और 1 महीने बाद फिर आज रचना दुल्हन बनकर खड़ी थी और देखते ही देखते दोनों की शादी भी संपन्न हो गई। एक तरफ खड़ी पूनम ये सब देख रही थी, जल बनकर राख हो गई, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू होते ही रचना की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो पहले से ही रो रही थी। तभी विकास सावित्री जी के पास आया और बोला, आपने मुझे कुछ नहीं दिया माँ जी, अब मैं जो मांगने वाला हूँ अगर वो आपने नहीं दिया तो फिर मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग खुसर फुसर करने लगे। पूनम के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। अच्छा हुआ, अब ये भी दहेज मांगने वाला है। बहुत सपने देखे थे ना इसने, अब देखती हूँ कैसे इसके सपने पूरे होते हैं। वह मन ही मन बड़बड़ाई। तभी अगले ही पल विकास ने सावित्री जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे दहेज में मेरी दूसरी माँ चाहिए। ये सुनते ही तो पूनम जलकर राख हो गई। इधर रचना का चेहरा खुशी से चमक उठा, और चमका भी क्यों ना, आखिर विकास ने उसकी इच्छा पूरी जो कर दी थी। सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही मनोरमा जी आगे बढ़ते हुए बोली, बहन जी अब मना मत कीजिएगा, मुझे भी तो कोई साथी चाहिए। कहकर वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। उन लोगों की जिद के आगे सावित्री जी की को झुकना ही पड़ा और वो भी उनके साथ ही चली गई। उधर पूनम और नवीन बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन